नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। और सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर बिजली के कथित घोटाले का हुआ बड़ा खुलासा। प्रियंका गांधी ने खोली पोल और कहा कि स्मार्ट मीटर के चलते 4 गुना बढ़ रहे हैं बिजली बिल। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में फिर से आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार को फिर आड़े हाथ लिया है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा अखिलेश यादव का। जी हाँ दोस्तों, पत्नी डिंपल के साथ कन्नौज पहुंचे हैं अखिलेश यादव। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। प्रियंका का योगी सरकार पर हमला, कहा स्मार्ट मीटर के चलते 4 गुना बढ़े बिजली बिल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर बिजली मीटर स्मार्ट है तो गलत कमांड के कारण जन्माष्टमी के दिन घरों में अंधेरा क्यों छा गया। प्रियंका गांधी का यह आरोप भी है कि यूपी में स्मार्ट मीटर की वजह से यूपी में कई लोगों के 4 गुना बिल आए हैं। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, बिजली मीटर स्मार्ट है क्या? जन्माष्टमी के दिन स्मार्ट मीटरों में गलत कमांड ने लाखों घरों को अंधेरे में रखा। खबरों के अनुसार इन स्मार्ट मीटरों की वजह से बहुत लोगों के बिल 4 गुना आए हैं। यूपी सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर शोषण बंद करे और जांच कराकर नुकसान की भरपाई करे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पिछले कई महीनों से योगी सरकार को निशाने पर लेती रही हैं। आपराधिक घटनाओं और कोरोना को लेकर उन्होंने कई बार यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बिजली बिल को लेकर अभी हाल ही में प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, जनता कहती है यूपी में बिजली की दरें कंपनियों के फायदे के लिए बढ़ाई गई है। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से घरेलू फिक्स्ड चार्ज और कॉमर्शियल न्यूनतम चार्ज खत्म करने और किसानों के लिए बिजली दरों में कमी किए जाने की मांग एकदम जायज है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में बढ़ते अपराधों पर आप सांसद ने योगी सरकार को फिर लिया आड़े हाथ। जी हां दोस्तों, समाज में वहम नस्य फैलाने संबंधी विभिन्न मुकदमों का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर पलटवार करते हुए रविवार को कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार अपराधियों की तरह काम नहीं कर सकती। सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश के योगी राज को जंगल राज कहना भी शायद कम होगा, क्योंकि जंगल के भी अपने कुछ नियम होते हैं। यहाँ ना तो ना कोई नियम है, ना कानून और ना ही व्यवस्था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, आप ठोको नीति से सरकार चलाना चाहते हैं। यह एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार अपराधियों की तरह काम नहीं कर सकती। उसे कानून के मुताबिक ही काम करना होता है। कानून का राज तब होता है जब आपकी समाज के अंदर एक विश्वसनीयता हो, और यह सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि मुख्यमंत्री की पार्टी के 200 विधायक उनके खिलाफ विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे। आपकी उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी ने कहा, लोकसभा की संवैधानिक तरीके से चुनी गई सरकार सबके लिए होती है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं। मैंने यह सवाल उठा दिया तो 5 जिलों में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए गए। उन्होंने कहा, मैं इन मुकदमों से कतई डरने वाला नहीं हूं और जो भी सच है वह लगातार बोलता रहूंगा। एक लोकतांत्रिक सरकार से यह कहना कि आप सबके लिए काम करिए, वह जाति का अपमान कैसे हो गया। गौरतलब है कि संजय सिंह पर एक जाति विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोपों में लखीमपुर, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और ग्रेटर नोएडा के में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उन पर समाज को बांटने और सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाला बयान देने का आरोप है। सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम राज्य लाने की बात करते हैं और कोई उनसे पूछे कि राम का आदर्श क्या था। श्री राम ने वानरों और भालू की सेना बनाकर रावण का नाश किया। श्री राम ने उन सभी को साथ लेकर लड़ाई लड़ी, कष्ट सहकर भी जनता को सर्वोपरि रखा। योगी जी राम राज्य की बात तो करते हैं, लेकिन सबके हित में काम नहीं करना चाहते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पत्नी डिंपल संग कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी सपा। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ कन्नौज पहुंचे। यहां उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर 2022 विधानसभा चुनाव में जुटने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। उन्होंने कहा कि कन्नौज में एक बहादुर बच्चे ने अपनी जान की परवाह न किए बिना पानी में डूबती हुई एक बच्चे की जान बचाई। इस बच्चे की बहादुरी के लिए सपा द्वारा 25,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में बहादुरी का काम करने वालों को सम्मानित किया जाता था, सरकार आने पर फिर इनको सम्मानित किया जाएगा। कन्नौज जिले में किसानों के लिए सपा सरकार में बनाए जाने वाले विशिष्ट के निर्माण पूर्ण न होने पर उन्होंने कहा कि सरकार की विशिष्ट मंडी का निर्माण पूर्ण कराकर उसकी जल्द किसानों के हित
के लिए उसको शुरू करा देना चाहिए। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि इस सरकार में अपराध बेकाबू हो गया है, हर तरफ हत्या अपहरण जैसी घटनाएं रोज हो रही हैं। शिवपाल सिंह यादव के सपा विलय बयान पर उन्होंने कहा कि वह पत्रकारों को नहीं बताएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के निशाने पर फेसबुक, व्हाट्सएप, भारत में नफरत फैलाने के खुलासे की जेपीसी जांच की मांग। जी हां दोस्तों, भारत में सत्ताधारी बीजेपी से मिली भगत कर व्यापारिक फायदे के मद्देनजर अपने प्लेटफॉर्म से नफरत फैलाने वाली सामग्री हटाने के नियमों का पालन नहीं करने को लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप सवालों के घेरे में है। खासतौर पर कांग्रेस के निशाने पर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट से हुए इस खुलासे के आधार पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को बीजेपी और आरएसएस नियंत्रित करते हैं। कांग्रेस ने इस मामले को चौंकाने वाला और दुखद करार देते हुए इसकी जांच के लिए जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि इन खबरों को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसदीय समिति फेसबुक का पक्ष जानना चाहेगी। इस मामले को देश में नफरत का माहौल फैलाने के साथ ही लोकतंत्र की जड़ों पर हमला बताते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने जांच के लिए जेपीसी बनाने की मांग की है। अजय माकन ने कहा, संयुक्त संसदीय दल इस बात की जांच करे कि किस प्रकार से फेसबुक और व्हाट्सएप चुनाव में बीजेपी की मदद करने के लिए और घृणा का माहौल पैदा करने के लिए काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माकन ने कहा, इसके साथ इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि फेसबुक और व्हाट्सएप के बड़े पदों पर बैठे कितने कर्मचारी हैं जिनके पुराने संबंध भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से है, जो बीजेपी सरकार की मदद से फेसबुक और व्हाट्सएप को धन दौलत का फायदा दिलवाना चाहते हैं और बदले में भारत के अंदर घृणा का माहौल कायम कर चुनाव में भाजपा को मदद करना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कांग्रेस ने फेसबुक की भारत में प्रमुख आंखी दास पर आरोप लगाया कि उन्होंने कथित तौर पर बीजेपी नेताओं की नफरत फैलाने वाली सामग्री पर कार्रवाई करने में रुकावट पैदा की और तर्क दिया कि मोदी की पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करने से फेसबुक के व्यापारिक हित प्रभावित होंगे। कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछा है कि क्या यह व्यापारिक हित व्हाट्सएप पे के लाइसेंस के लिए फेसबुक के आवेदन से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने दावा किया कि आंखी दास की नजदीकी रिश्तेदार रश्मि दास जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आरएसएस की छात्र शाखा एबीवीपी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप के एक बड़े अधिकारी शिवनाथ ठकराल बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार का काम कर चुके हैं। अमेरिका में फेसबुक के प्रमुख से हुई पूछताछ का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने मांग की, जब अमेरिका में फेसबुक पर आरोप लगे तब वहां सीनेट में फेसबुक के प्रमुख को बुलाकर उनसे पूछताछ की गई थी। ब्राजील में भी इसी तरह से संसदीय जांच की गई। इसी तरह भारत में सरकार के आरोपों की जांच के लिए जेपीसी गठित करनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस, शिवसेना ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा भाभी जी पापड़ का हो गया राजफाश। जी हां दोस्तों, शिवसेना वे अपने मुखपत्र सामना में कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सामना ने लिखा है कि आत्मनिर्भरता का पहला सबक रूस ने पेश किया है, जबकि हम सिर्फ आत्मनिर्भरता का प्रवचन झाड़ते रहते हैं। शिवसेना ने दावा किया है कि दिल्ली के लोग आज कोरोना से काफी ज्यादा डर गए हैं, जबकि पहले उन्हें अमित शाह और पीएम मोदी का भी डर था। सरकार के दावे फेल। सामना ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के सारे दावे फेल हो गए हैं। लिखा है, बीजेपी के भाभी जी पापड़ का हो गया राजफाश। इसका प्रचार करने वाले मंत्री ही हो गए कोरोना पॉजिटिव। हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ भाभी जी पापड़ बेलता रहा और वहां रूस कोरोना पर वैक्सीन बनाकर बाजार में ले आया। विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी इस बारे में नहीं पूछा। इसे कहते हैं महासत्ता। हम हमारे पद में हैं। आत्मनिर्भरता का यह पहला सबक रूस ने पेश किया है। सामना ने लिखा है, जो आयुष मंत्रालय अपनी दवाइयों के उपयोगी होने का दावा कर रहा था, वही अपने मंत्री को कोरोना पॉजिटिव होने से नहीं बचा पाया। सामना ने यह भी पूछा है कि क्या पीएम मोदी क्वारंटाइन होंगे। लिखा है, महंत गोपाल दास के संक्रमित होने की जानकारी मिलने के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी क्वारंटाइन होंगे क्या, यह सवाल उठता है। बता दें कि पिछले दिनों महंत गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्होंने राम मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम में भाग लिया था, जहां पीएम मोदी भी पहुंचे थे। सामना ने यह भी आरोप लगाया है कि कोरोना के चलते देश भर में बेरोजगारी बढ़ रही है। लिखा है, आज देश के 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार होने की बात अधिकृत तौर पर कही गई, लेकिन देश चलाने वाली दिल्ली को ही काम नहीं है, ऐसी अवस्था है। पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्र, जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जेडीयू नेता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। इस संबंध में सूत्र ने बताया, श्याम रजक पार्टी में हो
हो रहे लगातार अनदेखी से आहत हैं। ऐसे में वो जल्द ही पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें कि जेडीयू नेता श्याम रजक के लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल होने की चर्चा है। इस संबंध में श्याम रजक की करीबियों ने बताया कि पिछले कई मौकों पर उन्होंने महसूस किया है कि पार्टी में उनका सम्मान नहीं है और न ही उनकी बातों को सुना जा रहा है। हाल ही में हुए जेडीयू के वर्चुअल रैली से उनको दूर रखा गया। करीबी बताते हैं मंत्री रहते उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मंत्रालय को लेकर अपनी समस्याएं बताई, लेकिन उसे इग्नोर किया जाता रहा। यहां तक कि उनके विधानसभा क्षेत्र में किसी दूसरे नेता अरुण मांझी को चुनाव में घूमने के लिए कहा जा रहा है। इस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संशय बन रहा है। ऐसे में मंत्री पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। करीबी बताते हैं श्याम रजक अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों से राय ले रहे हैं। संभावना है कि सोमवार को इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। मालूम हो कि श्याम रजक लालू यादव की पार्टी आरजेडी में थे और राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, लेकिन 2009 में आरजेडी के फूलवारी शरीफ से विधायक पद से इस्तीफा देकर श्याम रजक जेडीयू में शामिल हो गए थे। हालांकि उपचुनाव हार गए थे, लेकिन 2010 में विधायक बने और इन्हें मंत्री पद मिला था। वहीं 2015 में महागठबंधन से विधायक बने थे, लेकिन इस बार मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि बीजेपी के साथ बने गठबंधन में नीतीश कुमार ने उन्हें फिर से मंत्री बनाया था। इधर यह भी खबर है कि एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। दरअसल लंबे समय से दोनों पार्टियों के बीच चल रहा मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में हाल ही में चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कल पटना में पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई थी। ऐसे चर्चाएं हैं कि पार्टी बैठक में नीतीश कुमार की सरकार के समर्थन वापस लेने पर भी विचार किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग व तेजस्वी के बाद अब कुशवाहा के निशाने पर सीएम नीतीश, मांझी पड़े नरम। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप व घोषणाओं का दौर भी चल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की कार्यों को गिनाया, साथ ही कई घोषणाएं भी की। इस बीच राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर हमलावर हैं, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान जन समस्याओं को उठाने के बहाने नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं। उधर विपक्षी महागठबंधन के घटक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश पर हमलावर हैं, तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपने महागठबंधन के खिलाफ जाकर नीतीश कुमार के प्रति नरम दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन पर टिप्पणी करते हुए आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री का संबोधन झांसियों से भरा पड़ा था। बिहार में 15 वर्षों में शिक्षकों, डॉक्टरों, नर्सों व इंजीनियर आदि के पदों पर बहाली या तो ना के बराबर या दोषपूर्ण हुई है। इसके फलस्वरूप आज व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। अब जबकि सरकार की गिनती के दिन बचे हैं, तो नीतीश कुमार भर्तियों के नाम हवाबाजी कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने भले ही बिहार विधानसभा चुनाव कराने की ठान ली है, लेकिन विभिन्न दलों के नेता फिलहाल इसे टालने के पक्षधर हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और जिला पदाधिकारी की इस बाबत राय ली थी, जिसमें अधिकांश ने कोरोना और बाढ़ का हवाला देकर चुनाव टालने की बात कही। एलजेपी का स्टैंड तो चुनाव के विरोध में ही है। अन्य दलों के कई नेता भी चुनाव के विरोध में हैं। हालांकि वे यह भी कह रहे हैं कि अगर चुनाव हुआ तो विरोध भी नहीं करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार समझ लें कि उनके तीर से वीर तेजस्वी अब रुकने वाले नहीं हैं। आरजेडी। जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा ट्विटर पर निशाना साधने को लेकर पलटवार किया था। सीएम नीतीश ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए लिखा था कि कोई काम नहीं करेगा, घर में सोया रहेगा और कुछ न कुछ लिख देगा, कुछ नहीं जानता, बस ट्वीट करता रहता है। सीएम नीतीश के इस बयान पर राज्य में सियासी उफान आ गया है। कांग्रेस नेता नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी आपकी सरकार में डिप्टी सीएम थे, फिर यह आप कैसे कह सकते हैं कि तेजस्वी को कुछ नहीं आता। कल सुशील मोदी के बारे में भी आप बोलेंगे कि उन्हें कुछ नहीं आता। दरअसल आप तेजस्वी यादव के ट्वीट से घबरा गए हैं। बीते 3-4 महीनों से आप कहीं नहीं निकले हैं। तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सक्रियता सबको मालूम है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव के तीखे सवालों से सीएम बौखला गए हैं। तेजस्वी तो ट्वीट कर बस उनके 15 सालों के हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास इसका जवाब नहीं है, इसलिए तेजस्वी पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश जी ये समझ लें कि उनके तीर से वीर तेजस्वी अब नहीं रुकने वाले हैं। इधर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने नीतीश कुमार के बयान को सही ठहराया है। निखिल आनंद ने कहा, सीएम की चिंता बिहार के सामूहिक संदर्भ में विपक्ष की भूमिका को लेकर है। बिहार में विपक्ष अकर्मण्य है और उसकी कोई सार्थक भूमिका नहीं है। सिर्फ नेगेटिव ट्वीट करके विपक्ष अपनी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी निभा रहा है। नेता विपक्ष यदा कदा कहीं जाकर फोटो खिंचवा लिया करते हैं। किसी भी त्रासदी के दौर में सरकार काम करती रही और विपक्ष प्रोपेगेंडा करती रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नागालैंड के मुद्दे पर कांग्रेस का मोदी पर निशाना, पूछा क्या पीएम ने अलग झंडा और संविधान स्वीकारा। जी हां दोस्तों, नागालैंड के राज्यपाल और लंबे समय से चली आ रही नागा वार्ता के वार्ताकार RN रवि NSCN के बीच विवाद चल रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को रवि ने शांति समझौते को लेकर अपना रुख सख्त कर दिया। इस पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री ने देश को गुमराह किया है। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, पीएम मोदी द्वारा 2015 में किए नागा समझौते की चौंकाने वाली जानकारी उजागर। क्या पीएम साझा संप्रभुता के लिए सहमत हैं? क्या पीएम ने ग्रेटर नागालैंड स्वीकार कर लिया? क्या पीएम ने अलग झंडा और संविधान स्वीकार लिया? क्या पीएम ने राष्ट्र को गुमराह किया? बता दें कि मोदी सरकार के साथ 2015 में नागा फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद पहली बार NSCN के प्रमुख इस रुख से शांति प्रक्रिया की पटरी से उतरने की संभावना है, क्योंकि सरकार ने पहले एक अलग संविधान के विचार को खारिज करते हुए कहा था कि असम, अरुणाचल और मणिपुर को ग्रेटर नागालैंड में विभाजित नहीं किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ राजस्थान में 39 जगह केस दर्ज, जाने क्यों। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की एक टीवी डिबेट के बाद हार्ट अटैक से निधन हो गया था। अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर राजस्थान में युवा कांग्रेस की ओर से संबित पात्रा पर अमर्यादित, जातिगत और धार्मिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के नेताओं ने उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ 33 जिलों में 39 जगह पर FIR दर्ज करवाई गई है। FIR में कहा गया है कि एक टीवी डिबेट के संबित पात्रा ने राजीव त्यागी को इंगित करते हुए अमर्यादित, जातिगत एवं धार्मिक टिप्पणी की। इससे त्यागी पर बेहद गहरा असर पड़ा। उस डिबेट के कुछ वक्त बाद ही हार्ट अटैक होने से उनकी मृत्यु हो गई। यह रिपोर्ट संबंधित जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष द्वारा करवाई गई है। राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा ये मामला गैर इरादतन हत्या का माना गया है। अटैक आने से पहले हुए थे डिबेट में शामिल। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। अटैक से कुछ देर पहले ही वे एक टीवी चैनल पर डिबेट में शामिल हुए थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें गाजियाबाद के एक अस्पताल ले जाया गया था। टीवी डिबेट में शामिल होने की जानकारी राजीव त्यागी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर दी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनाव पर राहुल बोले, पीएम मोदी को छोड़कर हर किसी को सेना पर विश्वास। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा है कि देश के हर नागरिक को भारतीय सेना की क्षमता पर भरोसा है। केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है, हर कोई भारतीय सेना की क्षमता और वीरता में विश्वास करता है। पीएम को छोड़कर जिनकी कायरता ने चीन को हमारी जमीन लेने की अनुमति दी, जिनके झूठ से यह सुनिश्चित होगा कि वे इसे बनाए रखेंगे। बता दें, चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोलने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने चीन के साथ विवाद पर सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत सरकार लद्दाख मामले में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। राहुल ने कहा कि देश की सेना पर हर एक भारतीय को भरोसा है, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारत सरकार लद्दाख मामले में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। जमीन पर मौजूद साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि चीन खुद को तैयार कर रहा है और अपनी स्थिति मजबूत बना रहा है। प्रधानमंत्री की निजी तौर पर साहस की कमी और मीडिया की चुप्पी के कारण भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना संक्रमण को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि भारत में कोरोना का ग्राफ भयावह होता जा रहा है, न कि सपाट हो रहा है। उन्होंने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, अगर ये पीएम की संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति किसे कहेंगे। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए राहुल गांधी ने सरकार से यह सवाल किया। इससे पहले भी वे कोरोना टेस्ट और लॉकडाउन को लेकर सरकार को कई बार घेर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेताओं ने पोस्ट किया लाल चौक पर तिरंगा फहराने की फर्जी फोटो, 10 साल पुरानी तस्वीर में हेरफेर, फैक्ट चेकर का दावा। जी हां दोस्तों, भारत में शनिवार को 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। इससे करीब एक दिन पहले ही देश के सैकड़ों नेताओं ने तिरंगे और देशभक्ति से जुड़ी फोटो पोस्ट कर देशवासियों को बधाई देना शुरू कर दिया था। इस बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई है।
फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज की तरफ से दावा किया गया है कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा, किरण खेर और जामयांग शेरिंग नांग्याल की तरफ से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित लाल चौक पर तिरंगा फहराने की जो फोटो ट्वीट की गई थी वो फर्जी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह फोटो कई न्यूज वेबसाइट पर भी दिखाई दी थी। एक खबर में तो यहाँ तक कहा गया कि कभी कश्मीर के सबसे संवेदनशील इलाकों में शामिल रहने वाला लाल चौक आज हिंसा और पत्थरबाजी से आजाद है। लाल चौक पर फहराते हुए देश का तिरंगा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। एक अन्य मीडिया ग्रुप ने कहा कि लद्दाख के सांसद जामयांग शेरिंग नांग्याल ने लाल चौक पर लहराते हुए तिरंगे की फोटो पोस्ट की, सोशल मीडिया पर वायरल। हालांकि जब इस फोटो को रिवर्स सर्चिंग की गई तो सामने आया कि खाली पड़े लाल चौक की एक तस्वीर में राष्ट्रीय ध्वज को अलग से लगाया गया है। ब्लॉग स्पॉट के एक ब्लॉग mubashir.blogspot.com पर यह तस्वीर 2010 से पड़ी है। इन दोनों ही फोटो में लाल चौक के बाईं तरफ कार और बीच में एक व्यक्ति को घूमते देखा जा सकता है। इस ब्लॉग को चलाने वाले मुबश्शिर मुश्ताक ने ट्वीट कर कपिल मिश्रा पर निशाना साधा और बताया कि उन्होंने बिना राष्ट्रीय ध्वज वाली फोटो 22 जून 2010 को पोस्ट की थी। उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा को फर्जी तस्वीर शेयर करने में कोई शर्म नहीं है। इसके बाद एक पत्रकार अहमद खान ने भी लाल चौक स्थित क्लॉक टावर की फोटो शेयर की। इसमें लाल चौक पर झंडा नहीं दिखाई दिया। खान ने इस दौरान लाल चौक का खाली पड़ा इलाका भी दिखाया। कश्मीर मॉनिटर अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम श्रीनगर स्थित SK स्टेडियम में रखा गया।